मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आज का हमारा बिंदु है रीतिकाल। जैसा कि पूर्व में चल भी रहा है कि रीतिकाल का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट 1 हो चुका था, दूसरा टेस्ट 1 से 25 तक प्रश्न उसमें आ चुके हैं, जिसमें जो लगभग सवा घंटे की वीडियो है और विस्तार से रीतिकाल को समझाने का प्रयास किया। रीतिकाल का प्रारंभ कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में भी विस्तार से उसमें जानकारी दी जा चुकी है। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है या पूरा व्याकरण है या तरह तरह के मतलब हर तरह के वीडियो वहाँ आने वाले हैं। सिर्फ आरपीएससी भर्ती, टीजीटी भर्ती, नेट स्लेट, हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र, इन सब से संबंधित, अन्य नहीं। ठीक है, तो देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि उनसे संबंधित प्रश्न उठा लिए जाएं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? चिंतामणि को, भिखारी दास को, पद्माकर को या फिर प्रताप सिंह को? किसको कहा है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम प्रबंध कवि, अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है पद्माकर को। अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? पद्माकर को कहा है। अब अंतिम कवि की बात आती है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? पद्माकर को। अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? पद्माकर को। अंतिम श्रृंगारी कवि किसे कहा है? द्विजदेव को। अंतिम श्रृंगारी कवि किसे कहा है? द्विजदेव को। और अंतिम कवि किसे कहा है? रीतिकाल का अंतिम किसे कहा? अंतिम कवि किसे कहा है रीतिकाल का? तो कहा है ग्वाल को। अब ये अंतिम की बात आ जाती है, देख सकते हो, और प्रत्येक काल के अंदर इन्होंने इसी तरह से बातचीत की है। बड़ा ही विस्तार से बताया कि अंतिम प्रबंध कवि के, रीतिकाल के अंतिम प्रबंध कवि की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पद्माकर का नाम लेते हैं, और अंतिम श्रृंगारी कवि की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्विजदेव का नाम लेते हैं, और यदि अंतिम कवि की बात करते हैं तो ये नाम लेते हैं ग्वाल का। तो ये था प्रश्न संख्या 26। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 27। क्या है प्रश्न संख्या 27? ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टेस्ट का थोड़ा सा हो जाता है, बस कोशिश करूंगा कि उतना ही बता सकूं जितना जरूरी है। रस विलास के रचयिता है, रस विलास के रचयिता है चिंतामणि, तोष, पद्मन दास या प्रताप शाही? रस विलास रचना के रचनाकार कौन है? रस विलास रचना के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि है, तोष है, पद्मन दास है या प्रताप शाही है? तो कौन है? चिंतामणि। रस विलास के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। रस विलास जो है वो किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देख लेना, क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीतिकाल का प्रारंभ होता है, और वह रचना जिससे रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है वो है रस विलास। रस विलास से ही रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। और रस विलास जो, उसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी, रस तरंगिणी पर आधारित है या उसका अनुकरण किया गया है। ठीक है, किस पर? भानुदत्त की रस तरंगिणी, भानुदत्त की रसमंजरी और भानुदत्त की रस तरंगिणी पर। इसके अलावा किसका प्रयोग किया गया? इसके अलावा है विश्वनाथ के रचना साहित्य दर्पण। इसके अलावा विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण, इनका इसके अंदर प्रयोग किया गया चिंतामणि में। मतलब रस विलास के आधार ग्रंथों के रूप में इनको लिया गया है या इनकी नकल की गई। जैसे हम मानते हैं कि रीतिकाल के जो जितने कवि थे उन्होंने जो प्राचीन काव्य शास्त्रज्ञ थे उनके ही जो रचनाएं हैं उनको ही लगभग कॉपी किया था, या उन्हीं का एक तरह से कह सकते हैं ब्रज भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था। फिर आते हैं रसराज के रचयिता है।
रसराज के रचयिता है। रसराज जो रचना है वो किसकी है? रसविलास किसकी थी? चिंतामणि की। तो रसराज किसकी है? चिंतामणि की, मतीराम की, पदुमन दास की या भिखारी दास की? किसकी है? रसराज जो रचना है वो किसकी रचना है? बताइए, रसराज किसकी रचना है? चिंतामणि की, मतीराम की, पदुमन दास की या फिर भिखारी दास की? रसराज जो रचना है वो किसकी रचना है? मतीराम की। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो मतीराम की रचनाओं की एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें सारी रचनाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है? वो ये है, बस ये एक ही ट्रिक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आज मैं, ठीक है? क्या आचार्य मतीराम को, आप क्या लिखेंगे? आचार्य मतीराम को फूल मंजरी, आचार्य मतीराम को फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है। आचार्य मतीराम को फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है। ने बड़े ही ललित भाव से, बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को, मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका का ज्ञान करवाया। वह बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में ही छंदसार, साहित्यसार व लक्षण श्रृंगार आते हैं। ठीक है, क्या है? आचार्य मतीराम, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है। आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है ने, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार सभी आ जाते हैं। अब इसमें रचनाएं भी आ जाएंगी और किसके आश्रय में लिखी गई वो भी आ जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जो आश्रय वाली बात होती है वो जरूर पूछते हैं। तो किसके आश्रय में लिखी गई वो भी आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहले रचनाओं की बात आ जाती है। सबसे पहले रचना आती है फूल मंजरी। इनकी एक रचना थी फूल मंजरी, दूसरी इनकी रचना थी रसराज, तीसरी इनकी रचना थी ललित से आ जाएगा ललित ललाम। तीसरी इनकी रचना थी ललित मतलब ललित ललाम। चौथी इनकी रचना थी मतीराम, मतीराम से मतीराम सतसई, मतीराम से क्या आ जाएगा? मतीराम सतसई। उसके बाद इनकी रचना आ जाएगी अलंकार पंचाशिका। उसके बाद इनकी रचना क्या आ जाएगी? वृत्त कौमुदी। उसके बाद इसकी रचना आ जाएगी वृत्त कौमुदी। उसके बाद इनकी रचना आएगी छंदसार, साहित्यसार व लक्षण श्रृंगार। ये इनकी रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहले मैं आप लोगों को रचनाएं बता देना चाहता हूं। रचनाएं कौन सी है? सबसे पहले फूल मंजरी जो 1619 ईस्वी में आई थी। कौन सी? फूल मंजरी जो 1619 ईस्वी में आई थी। फिर आई थी रसराज जो 1633 से 43
ईस्वी के काल में लिखी गई थी। रसराज जो 1633 से 43 ईस्वी के काल में लिखी गई थी। फिर आई थी ललित ललाम। ये क्या है? ललित ललाम। ये कब आई थी? ये आई थी 1661 ईस्वी में। कब आई थी? 1661 ईस्वी में। उसके बाद आता है मतीराम सतसई। मतीराम सतसई कब आई थी? 1681 ईस्वी में। उसके बाद आता है अलंकार पंचाशिका। ये कब आई थी? 1691 ईस्वी में। उसके बाद आता है वृत्त कौमुदी। ये कब आई थी? 1701 ईस्वी में। तो सन है वो भी बड़े आसान है। पहला कब है? 1619 और फिर 1633 से 43। 1633 से 43। उसके बाद 1661, ठीक सॉरी, उसके बाद 1691 1661, फिर 1681, फिर 1691, फिर 1701। सभी में 10-10 साल का गैप है। 1661, 1681 और फिर 1691 और फिर 1701। ये देखिए 1661, फिर 1681, फिर 1691 और फिर 1701। इस तरह से एक एक का आंकड़ा रहेगा इसके अंदर। अब आता है कि किसके आश्रय में लिखे गए, वो भी बता देना चाहता हूं। जो फूल मंजरी है वो इनकी प्रथम रचना थी। किसकी? मतीराम की, जो जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। किसके आश्रय में लिखी गई थी फूल मंजरी? जहांगीर के आश्रय में। ठीक है। रसराज जो थी ये स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी। इसमें रस का वर्णन है और उसके साथ साथ इसमें नायिका भेद का चित्रण है। रस का चित्रण किया गया है और नायिका भेद का, रस के लक्षण, भेद, स्वरूप उनके चित्रण किया गया है और नायिका के भेदों का चित्रण किया गया है। तो जो इसका जो आधार ग्रंथ लिए गए वो लिए गए भानुदत्त की रस मंजरी। तो भानुदत्त की रस मंजरी से तो क्या है? रस लिए गए हैं। और जो रहीम है उसकी जो बरवे नायिका भेद है उससे नायिका के भेद लिए गए। किससे? याद रख लेना, रसराज जो है भानुदत्त की रस मंजरी से रस के बारे में जानकारी ली गई है। और जो क्या नाम है रहीम है उसकी जो बरवे नायिका भेद है उससे इसमें नायिका भेद ली गई है। तो रसराज जो है इसमें क्या है? रस भी है और नायिका भेद भी है। इन दोनों का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। कब? स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी। उसके बाद आता है मतीराम। देखो मतीराम के बाद क्या नाम आता है? मतीराम के बाद आता है भोगी। ठीक है ना। मतीराम के बाद क्या था? भोगी। तो इसका मतलब यह है कि मतीराम सतसई किसके आश्रय में लिखी गई थी? भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी। उसके बाद अलंकार पंचाशिका के बाद क्या आता है? ज्ञान। तो अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखी गई थी? ज्ञान सिंह के आश्रय में। फिर आता है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी के बाद आता है स्वरूप। तो वृत्त कौमुदी किसके आश्रय में लिखी गई थी? स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में। स्वरूप सिंह बुंदेला। अब देखो आचार्य मतीराम, जिसे के की जगह जिसे कर सकते हैं आप, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से, ललित भाव, ये भाव आ गया और ललित भाव से मतलब ललित ललाम जो थी वो भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। ललित ललाम जो थी भाव आश्रय में, ललित भाव से मतीराम भोगी को, मतीराम भोगी मतलब मतीराम से, मतीराम सतसई, भोगी से भोगीलाल पांड्या के आश्रय में अलंकार पंचाशिका का ज्ञान कराया। ज्ञान से तात्पर्य ज्ञान सिंह। बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में, स्वरूप मतलब स्वरूप सिंह बुंदेला। उसके बाद छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ये तीनों रचनाएं अनुपलब्ध है। तो इस तरह से आप मतीराम जी को याद कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि कम से कम समय में ये बताऊं आपको। ठीक है ना। बाकी बताने को तो बहुत कुछ पड़ा है। रीतिकाल तो जैसे मर्जी कर लो, सबसे आसान यही है। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। रीतिकालीन रचनाकार व उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। अली मुईब खां प्रीतम की खटमल बाईसी 1730 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है खटमल बाईसी। एकमात्र हास्य रचना रीतिकाल की अगर पूछी जाती है, एकमात्र हास्य रचना पूछी जाती है तो खटमल बाईसी ही पूछी जाती है। रीतिकाल की एकमात्र हास्य रचना के रचनाकार कौन थे? अली मुहिब खां प्रीतम। ठीक है। और कौन सी थी? खटमल बाईसी थी। ये तो मैंने बता दिया। अब आगे वालों में से आपने उत्तर देखना है। चलो 1730 ईस्वी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र रचना पूरे रीतिकाल में, एकमात्र हास्यवर्ण रचना। तोष की शुदा निधि, विनय शतक और नक्शिक, नियामत खां जान की रस शिरोमणि अलंकार दर्पण, उजियारे की जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका, उजियारे की जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका, शुदा निधि, विनय शतक और नक्शिक। तो इनमें से कौन सा है आप बता सकते हैं। एक मिनट का समय आपके पास है। रीतिकालीन रचनाकार व उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। अली मुईब खां प्रीतम, अली मुईब खां प्रीतम और तोष, नियामत खां जान कौन है? तो इसमें से है सी उत्तर है
अली मुईब खां प्रीतम की खटमल बाई सी 1730 ईस्वी बिल्कुल सही है। तोश की शुदानिधि, विनय शतक और नक्शिक, ये भी याद कर लेना कि तोश की कौन कौन सी रचना है, शुदानिधि है, विनय शतक है और नक्शिक है। ठीक है। उजियारे की कौन सी रचना है, जुगल रस प्रकाश है और रस चंद्रिका है। जुगल रस प्रकाश है और रस चंद्रिका है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 क्या है। प्रश्न संख्या 30 असत्य कथन छांटिए। ये कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं पढ़ूंगा और आप अच्छे से सुन लेना अगर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं स्पष्ट तो। ठीक है। देश में जैसा इनका नाम गुंजा, इनका से तात्पर्य है पद्माकर। ठीक है। देश में जैसा इनका नाम गुंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यदि हम आचार्य तव और कवितव दोनों में के एक अनूठे सहयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ भी सी ठहरते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड्रुति सुझाई पड़ी। डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इनके प्रतापशाही काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। डॉक्टर नगेंद्र, अभी आप बता सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कौन सा सही है। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और बार बार ऑप्शन नहीं बोल रहा क्योंकि इनको मैं बार बार पढ़ूंगा तो आपको गलत याद हो सकता है, इसलिए मैं अब सीधा उत्तर ही बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका जो उत्तर है वो सी है। क्या है उत्तर इसका? सी है। सी में क्या है कि रीतिकाल की सनक इनमें अर्थात ग्वाल कवि में इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी। नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कौन सा? रीतिकाल की सनक इतने में अधिक थी, इतनी अधिक थी कि ग्वाल कवि, जो ग्वाल कवि है ना, इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी में भी नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी। यमुना लहरी जो देव स्तुति का ग्रंथ है उसमें भी क्या सुझाई दिया? नवरस और षड ऋतु। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अभी सारे कथन एक बार मैं बोल देता हूं। जैसा देश में जैसा इनका नाम गूंजा, देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और का नहीं गूंजा, ऐसा पद्माकर के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पद्माकर के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देश में जैसा पद्माकर का नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी का नाम नहीं गूंजा। मतलब गूंजने से तात्पर्य पद्माकर को इन्होंने क्या कहा था? अंतिम प्रबंध कवि कहा था। मतलब जैसा इनका नाम गूंजा, मतलब प्रबंध काव्य लिखा था तो बड़ा नाम गूंजा था इनका, लेकिन आगे चलकर ऐसा किसी का नहीं गूंजा क्योंकि ऐसा प्रबंध काव्य किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को अंतिम प्रबंध कवि कहा है। फिर देखते हैं, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे सहयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ भी सी ठहरते हैं। कौन? प्रतापशाही। प्रतापशाही की इन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी। प्रतापशाही को इन्होंने मतीराम, श्रीपति और भिखारी दास से भी श्रेष्ठ माना था। उन्होंने कहा कि अगर हम आचार्यत्व और कवित्व, क्योंकि क्या था रीतिकाल में दो चीजें महत्वपूर्ण थी, एक था आचार्यत्व और एक था कवित्व। कुछ जो थे वो सिर्फ काव्य रचना कर रहे थे, वास्तविक काव्य रचना कर रहे थे, और कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे जिन्हें आचार्य कहा गया था। तो आचार्यत्व और कवित्व, इन दोनों की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं, आचार्यत्व और कवित्व इन दोनों की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो प्रतापशाही जो है वो मतीराम, श्रीपति और भिखारी दास, मतीराम, श्रीपति और भिखारी दास से कुछ 20 ही ठहरते हैं। प्रतापशाही 20 ही ठहरते हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिकतर दास शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? भिखारी दास के लिए। फिर आता है डी, इनके प्रतापशाही की न केवल शुक्ल मतलब प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? इनके काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। रीति काव्य में काव्यत्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसके लिए? प्रतापशाही के लिए। तो ये कथन याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आता है असंगत छांटिए।
अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण नवीन। अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी है ये? देव की। नैन नचाए कही मुस्काए, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली। ठीक है, लला फिर आइयो खेलन होली। पद्माकर। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ठाकुर। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा, आखर लगाए लेत लाखन की सीमा भिखारी दास। ये चारों पंक्तियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी है। पहली कौन सी है? पहली तो ये अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। दूसरी पंक्ति कौन सी है? नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। तीसरी कौन सी है? ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा, तो उत्तर क्या है? ये है डी। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा किसकी है? पद्माकर की है। किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। एक बार फिर बोल देता हूं, देव क्या कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, और पद्माकर क्या कहते हैं? नैन नचाए कहीं मुस्काए। जो पद्माकर थे उन्होंने भारतीय त्योहारों पर बहुत लिखा था, विशेषकर होली पर लिखा था। तो होली का नाम आते ही, होली का नाम आते ही पद्माकर का नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है ना। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच किसका है? ये ठाकुर का है। ठाकुर कौन से कवि थे? ये कौन से कवि थे? ठाकुर नाम के ठाकुर जो थे ये रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त कवि कौन कौन से थे? गणानंद बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव। 5 कवियों को माना जाता है। गणानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव। गणानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव। और रीति सिद्ध कवि एकमात्र किसको माना जाता है? नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे प्रश्न है। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। पदुमन दास काव्य मंजरी, कर्ण कवि साहित्य रस और रस कलोल, लाल कवि विष्णु विलास, कालिदास त्रिवेदी ब्रज विलास। कौन सी रचना का क्रम जो है वो असंगत है? क्या छांटना है? असंगत छांटना है। तो उत्तर मैं बता देता हूं, उत्तर है कालिदास। ये जो ब्रज विलास है इसकी रचना कौन कौन थे? ब्रजवासी दास थे। ब्रज विलास के रचनाकार कौन थे? ब्रजवासी दास थे। कौन थे? ब्रज विलास के रचनाकार कौन है? ब्रजवासी दास। बाकी ऊपर वाला सही है। पदुमन दास काव्य मंजरी के रचनाकार कौन है? पदुमन दास। साहित्य रस और रस कलोल के रचनाकार कौन है? कर्ण कवि। विष्णु विलास के रचनाकार कौन है? लाल कवि। ब्रज विलास के रचनाकार कौन है? ब्रजवासी दास। और कालिदास त्रिवेदी की कौन कौन सी थी? कालिदास हजारा। कालिदास हजारा और वर वधु विनोद। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं थी? कालिदास हजारा और वर वधु विनोद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत हासिल करो, दिल से व्याख्याता बनो, मोहर लो। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप सभी को। हम जुड़े रहेंगे। व्याख्याता में आपका इतना सहयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में हम लगातार और ज़बरदस्त तरीके से आपको हर टॉपिक करवाने वाले हैं। बने रहिए मैदान में। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का भूपति की कवि कुल कंठाभरण, सुरती मिश्र की अलंकार माला और रस रतन, जोधराज की अमीर रासो, याकूब खां की रसभूषण। इनमें से क्या छांटना है? असंगत छांटना है। क्या छांटना है? असंगत। तो असंगत में उत्तर है ए, क्योंकि कवि कुल कंठाभरण जो रचना है वो किसकी है? दुल्लय कवि की है। किसकी है? दुल्लय कवि की। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुल्लय कवि की है। अलंकार माला और रस रतन और रस रस, अलंकार माला, रस रतन और रस रस ये किसकी है? सुरती मिश्र की। सही है। हमीर रासो किसकी है? जोधराज की। बिल्कुल सही है। रसभूषण किसकी है? याकूब खां की। बिल्कुल सही है। ये मैं बाकी ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद करवा सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए। रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि, गुमान मिश्र का अलंकार दर्पण, नशद चरित, कृष्ण चंद्रिका, पजनेश का ये थोड़ा ये सही नहीं है प्रश्न। 34 नंबर 35 2 प्रश्न पहले आ चुके हैं। एक प्रश्न गलत है, एक प्रश्न आ चुका है, पहले रिपीट हो गया।
अभी अब 36 नंबर, तो अपने प्रश्न 23 ही रह जाएंगे, ठीक है ना। एक जो प्रश्न था वो 34 नंबर वो सही नहीं थे उसके ऑप्शन, और जो 35 नंबर प्रश्न है वो रिपीट हो गया था। 36 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। असंगत क्रम, दीनदयाल गिरी की अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग बाग। कुमारमणि की है रसिक रंजन, कुमारमणि की है रसिक रंजन, आप इसे रसिक रंजन मान सकते हैं। रसिक, कुमारमणि की रसिक रंजन और रसिक रसाल। घनानंद की है राम सतसई और ककारा, राम सतसई और ककारा। और अमीर दास की सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय और ब्रज विलास, ब्रज विलास। अमीर दास की सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय और ब्रज विलास। ब्रज विलास ब्रजवासी दास की भी है और अमीर दास की भी है, ये ध्यान रख लेना, पहले ब्रजवासी दास की है। तो दीनदयाल गिरी की अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग बाग बिल्कुल सही है। कुमारमणि की रसिक रंजन और रसिक रसाल, रसिक रंजन और रसिक रसाल बिल्कुल सही है। घनानंद की राम सतसई और ककारा नहीं है, घनानंद की राम सतसई और ककारा नहीं है। राम सतसई और ककारा किसकी रचनाएं हैं? ये है राम सहाय दास की। किसकी है? राम सहाय दास की। राम सतसई और ककहरा किसकी रचनाएं हैं? राम सहाय दास की। अमीर दास की सभा मंडन, चंद्रोदय और ब्रज विलास, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37 क्या है? सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। सुजान सागर, सुजान चरित, सुजान विनोद, सुजान रसखान, रसखान, देव, सूदन, घनानंद, किसकी कौन सी रचना है? तो हम देख सकते हैं कि सुजान रसखान की रचना, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो सुजान सागर के रचनाकार है घनानंद। सुजान सागर के रचनाकार है घनानंद। तो ए का 4, ए का 4, ए के 4 वाले ये दो आ गए अपने पास, ए और बी, इनमें नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस हो गए। अब इन दो में देखना है कि अपना उत्तर क्या आता है, ठीक है। अब अपने देखते हैं सुजान चरित। सुजान चरित, सुजान चरित किसका है? तो सुजान चरित है सुदन का, सुजान चरित है सुदन का। तो ये सही हो गए। अब ये भी 3-3 आ गए, यहां भी गड़बड़ होगी, यहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं सुजान विनोद। सुजान विनोद किसका? अब देखो एक और बात आती है सबसे आसान कि सुजान रसखान, इसको जरूरत नहीं है करने की। 1 मिनट मैं पुनः इसको करवा देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे आपको तरीका पता है पर फिर भी मैं पुनः करवा देता हूं। देखिए अभी देखते हैं किस तरह से कि जैसे ये देखो हमें कौन सी रचना का ध्यान है। सबसे पहले हम सुजान सागर आते हैं। सुजान सागर किसकी है? क्या सुजान सागर घनानंद की है। आसान है, सुजान सागर घनानंद की है। तो पहले कौन सा है? ए का 4, ए का 4 किन में है? ए का 4 और ए का 4 दो में है। तो ये दोनों तो कट गए पहले से ही, ये दोनों ऑप्शन कट गए हमारे पास। अब ये 2 ऑप्शन रहे हैं, ठीक है। अब इन 2 में देखने हैं, ये हो गया सही, हमारा 4-4 है। अब देखो इनमें रचना देखो, सुजान चरित, सुजान विनोद, सुजान रसखान। सुजान रसखान हमें पता चल गया किसकी है? रसखान की है। तो डी का क्या है? 1, डी का 1 किसमें है? इसमें। ये सही हो गया, ये गलत हो गया। बस इतने से हमारा बाकी सारे सही हो गए। इतने में कौन सा उत्तर आ गया? ए आ गया, ए उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। मतलब कहने से तात्पर्य कि हमें सुजान सागर एक रचना याद थी। ये देखने में मतलब कठिन लगता है लेकिन कभी कभी बड़ा आसान हो जाता है। हमें सुजान सागर एक रचना याद थी, दूसरी हमें अपने आप मिल गई क्योंकि सुजान रसखान किसकी होगी? रसखान की होगी, ठीक है। और इतने में बस, और बाकी अपने आप सही हो गया। तो कहने से तात्पर्य कभी कभी प्रश्न जो देखने में कठिन लगते हैं वो आसान होते हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से देखा जाए। तो वैसे तो मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ उस बात पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बीच में बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएं उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपने क्या करना है कि समय से पहुँचना है। कहने से तात्पर्य समय से पहले पहुँच जाए वहाँ, क्योंकि जब आप समय से पहले पहुँच जाते हैं तो आप
मतलब जो भी जैसे बाहर होते हैं वहाँ भी रिलैक्स होते हैं, आराम से, हाँ तलाशी ले रहे हो ले लो तलाशी, कोई समस्या नहीं है। फिर जा रहे होते तब भी रिलैक्स होते हैं, तलाशी ले रहे होते तब भी रिलैक्स होते हैं। फिर रूम में जाते हैं, रूम में जाके आप टीचर्स को देखते हैं, आप मुस्कुराते हैं, टीचर्स आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उस वक्त टीचर्स भी टेंशन में नहीं होता, वो भी रिलैक्स हो रहा होता है, तो वो आपकी तरफ देख के मुस्कुराता है, आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो। फिर अन्य जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी तरफ देखकर आप मुस्कुराते हो, वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से माहौल थोड़ा आसान हो जाता है, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि सभी मेरे जैसे हैं और सभी हम एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत ईजी वे में एग्जाम हो सकता है। फिर जब एग्जाम की बारी आती है तो आप बड़ा रिलैक्स होकर उस एग्जाम को कर पाते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस तरह से आप जरूर रखें, समय पर पहुंचना है ना, वो सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी खूबी रहेगी आपकी और सबसे बड़ी सफलता का आपका राज भी रहेगा। इसलिए सबसे पहले समय पर जरूर पहुंचे आप, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में सबसे बड़ा कवि किसे माना है? हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न माने थे, उसमें सबसे बड़ा कवि किसे माना है? देव को, बिहारी को, आलम को या केशव को? देव को, बिहारी को, आलम को या केशव को? तो किसको माना है? देव को। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में सबसे बड़ा कवि किसे माना है? देव को माना है। तुलसीदास की शैली पर कृष्णायन, तुलसीदास की शैली पर कृष्णायन की रचना किसने की है? तुलसीदास की शैली पर कृष्णायन की रचना किसने की है? आलम ने, ब्रजवासी दास ने, खुमान मिश्र ने या रसखान ने? किसने की है तुलसीदास की शैली पर कृष्णायन की रचना? तो किसने की है? खुमान मिश्र ने। किसने की है? खुमान मिश्र ने। प्रश्न संख्या 40 क्या है? प्रश्न संख्या 40, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो इससे ये किसकी पंक्तियां हैं? वृंद कवि की, गुमान मिश्र की, बिहारी की, दीनदयाल की। वृंद की, गुमान मिश्र की, बिहारी की, दीनदयाल की, ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पंक्तियां वृंद कवि की हैं। किसकी है? वृंद कवि की पंक्तियां हैं। तो इसी पर करत करत अभ्यास के ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति या मनुष्य या विद्यार्थी, ठीक है, अगर लगातार प्रयास करता है तो उसको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अधिकतर महिलाओं को पढ़ाने का मौका मिला मुझे, और ऐसी महिलाओं को जो मतलब काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी, जिनके बच्चे भी लगभग किसी के 8वीं क्लास में, किसी का 10वीं क्लास में, किसी का 12वीं क्लास में ऐसे पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिलाएं मतलब वो लगातार प्रयास कर रही थी और उसके बावजूद उन लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जब सफलता प्राप्त की है, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने परिवार के साथ अपने परिवार के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अगर सफलता प्राप्त की है, तो मैं ये मानता हूँ कि हम या आप जो विद्यार्थी हैं, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास जरूरी है। तो लगातार अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो जीत आपकी निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। रुकने पे तो आपको पता है कि खरगोश जो है वो कछुए से हार जाता है, तो फिर अपने क्या? उत्तम मध्यम अधम कवि उत्तम हरि रसलीन, उत्तम मध्यम अधम कवि उत्तम हरि रसलीन, मध्यम मानत मानुष्य दोषनी अधम प्रवीण। ये किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की, सेनापति की, जसवंत सिंह की, केशवदास की। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की, सेनापति की, जसवंत सिंह की, केशवदास की। तो किसकी पंक्ति है? ये केशवदास की है। बड़ा भी आसान है वैसे। प्रवीण, प्रवीण क्या थी? केशवदास की शिष्या थी। तो प्रवीण से आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, इस पद को। और ये उत्तम मध्यम ये मत रख लेना, ठीक है ना। ये वो देव वाली कुछ ऐसे लगे कि देव की है, ऐसा कुछ मत सोच लेना, ठीक है ना। किसकी है? केशवदास की पंक्ति है ये। 42 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी का कौन सा छंद उसका अपना छंद निजी छंद माना जाता है? हिंदी का कौन सा छंद जो है उसका अपना निजी छंद माना जाता है? रोला, दोहा, कवित्त या सवैया? रोला, दोहा, कवित्त या सवैया? तो किसको माना जाता है? कवित्त को। कवित्त जो है उसका अपना निजी छंद माना जाता है। किसका? हिंदी का। प्रश्न संख्या 43, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना किसी और का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना
जाता है। कहा भी है किसी ने कि सतसैया के दोहरे और जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने कहा था ऐसा? क्या कहा था? श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी और का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी के बारे में बहुत लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची, बिहारी ने आचार्य कर्म से, बिहारी जो थे वो आचार्य कर्म से दूर रहे थे। ये वो प्रश्न है जिसका मैं आपको उत्तर बताने वाला था। आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियां स्वयं सिद्ध होती चली गई, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि है। इसलिए ये रीति सिद्ध कवि है। किसने कहा ऐसा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबहू न बंडुआ रन चढ़े, कबहू न बड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सबाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो किसकी पंक्तियां ये ध्यान रख लेना आप, पहली पंक्ति याद कर लेना सिर्फ। कबू न बड़ुआ रन चढ़े, कबू न बाजी बम्ब। तो किसकी पंक्तियां ये है कवि गंग की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं? कवि गंग की पंक्तियां। फिर आता है मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का। मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? मिश्र बंधुओं ने ये तो आपको पता ही होगा कि मिश्र बंधु जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया है तो प्रत्येक काल को उन्होंने दो दो भागों में बांट दिया था। जो रीति काल है उसको भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल दो भागों में बांटा था। पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। तो इन्होंने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसका? पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा, पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य कवि किसे माना है? बिहारी को, चिंतामणि त्रिपाठी को, केशवदास को या घनानंद को? बिहारी को, चिंतामणि त्रिपाठी को, केशवदास को या घनानंद को? तो किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। पूर्व अलंकृत काल का, पूर्व अलंकृत काल का। प्रश्न संख्या 47। सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो वहे वा जमुना के तीर। शीतल सगन कुंज छाया सुखद, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो वहे वा जमुना के तीर। पंक्तियों के रचनाकार है बिहारी, जसवंत सिंह, कवि गंग और देव। बिहारी, जसवंत सिंह, कवि गंग और देव। कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? इन पंक्तियों के रचनाकार है बिहारी। कौन है? बिहारी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न किस कवि को कहा है? प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न किस कवि को कहा है? पद्माकर को, देव को, बिहारी को या घनानंद को? पद्माकर को, देव को, बिहारी को या घनानंद को? तो किसको कहा है? देव को। किसको कहा है? देव को, देवदत्त को। किसको कहा है? देव को कहा है प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न। बैठी थी सखिन संग, पिए को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आगी भरकी। अब आप देख रहे होंगे ये पता नहीं कैसी पंक्ति ले आए सर, हमने तो कभी पढ़ी नहीं है। तो पढ़ी तो अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा होता तो ये कहीं न कहीं वहीं से ली हुई होगी। अगर आपने नगेंद्र का इतिहास पढ़ा तो हो सकता है वहाँ से ली हो। अगर आपने बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ा तो हो सकता है वहाँ से ली हो। अगर आपने गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास पढ़ा तो हो सकता है वहाँ से ली हो। अगर आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास पढ़ा तो वहाँ से ली हो। ठीक है ना। तो ये पंक्तियाँ तो किसी न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए, हो सकता है बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से हो सकता है नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो ये ली हुई हिंदी साहित्य के इतिहास से और कहीं से नहीं उठाई है। और विशेषकर ज़्यादा इसके चांस ये है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ली गई हो। ठीक है। तो आप देखो, बैठी थी सकिन संग पिया को गवन सुनियो, सुख के सुआ में वियोग आगी भरकी किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की, कवि गंग की, भिखारी दास की, मतीराम की। किसकी है? 1, 2 और 3 कवि गंग की। किसकी है? कवि गंग की है। कौन सी है कवि गंग? बैठी थी सकिन संग,
बैठी थी सकिन संग, साथ में थे कवि गंग। ठीक है ना, बैठी थी सकिन संग और साथ में थे कवि गंग। बैठी थी सकिन संग और साथ में थे कवि गंग। हुई कहानी खत्म यहीं पर। अब देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों को सही कालानुक्रम से लगाएं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो और जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोगों को क्या करना होता है कि जिसकी जन्म तिथि हमें पता होती है उनको आप सेट करो पहले। ठीक है ना, जैसे आप मान लो कि आपको चिंतामणि त्रिपाठी जो है वो आप पढ़ते हो कि पहले कवि है, रीतिकाल के प्रथम कवि है, तो उनकी जन्म तिथि आपको याद रहनी चाहिए। आपको याद रहेगी, मानो चिंतामणि त्रिपाठी की जन्म तिथि आपको याद रही तो आपने लिख ली इसकी कितनी है चिंतामणि त्रिपाठी की जन्म तिथि 1600 ईस्वी। ठीक है, अब आपको एक और याद हो गया, जैसे बिहारी दास बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी दास, तो बिहारी दास की जन्म तिथि है 1595। अब हम देखते हैं कि 1595 और 1600, 1595 और 1600, तो पहले कौन आना चाहिए? पहले बिहारी आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। ठीक है, फिर ये बिहारी, ये सही है क्योंकि ये बिहारी चिंतामणि त्रिपाठी से पहले है। और यहां देखो फिर चिंतामणि त्रिपाठी के बिहारी बाद में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। यहां बिहारी जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी से पहले है। अब अपने पास ये दो ऑप्शन बच गए, बी और सी। ठीक है, इसमें से आप अगर कोशिश करोगे तुक्का मारने की तो भी सी हो जाएगा। अब बी और सी बच गए। अब एक और ढूंढो जिसका जन्म हमें पता हो। वो आ गया 1556 केशवदास, 1556 केशवदास। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है केशवदास, इसमें क्या है बिहारी, तो पहले कौन आएगा? केशवदास, उससे भी छोटा है, तो फिर उत्तर क्या रहेगा? बी। कैसे रहेगा उत्तर? बी। केशवदास 1556 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, चिंतामणि 1600 ईस्वी और मतीराम 1604 ईस्वी। ये इनकी जन्म तिथि है और उत्तर रहेगा हमारा बी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, और कोशिश करेंगे लगातार आने की।